क्या दोस्तों आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? और मोक्ष कलश योजना किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 27 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, बिहार में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? बिहार इलेक्शन आने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में, कितने? 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 चरण। और कब कब यह चरण आयोजित किए जाएंगे? तो पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान होगा। तो इसी तरह 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव आयोजित किया जाएगा। और इसका रुझान हमें कब देखने को मिलेगा? मतगणना कब होगी? 10 नवंबर को। और यह घोषणा किसने की है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात की घोषणा की है। तो हमारे देश के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। और वर्तमान जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और जब यहां चुनाव की बात आती है तो चुनाव से जुड़ा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर प्रावधान किया गया है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में यह विधानसभा चुनाव के बारे में बात की गई है? तो याद रखो, राज्य की विधायिका, संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 राज्यों के विधानमंडल से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक शामिल है। और जब बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है इसके बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60। किंतु अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों के लिए बनाए गए विशेष प्रावधान के तहत कहीं कहीं 60 से कम किया गया है। तो यह हमारी जो विधानसभा है इनके बारे में, यह जो सीट का आवंटन किया गया है इसी के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। और जब बात करते हैं हम बिहार के विधानसभा चुनाव की, तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान राज्यपाल है फागू चौहान। और बिहार की कैपिटल का नाम है पटना। यह बेसिक फैक्ट तो हमें पता है, लेकिन यहां बिहार के राज्य प्रतीक के बारे में भी आज हम जान ले। बिहार का राजकीय पशु है गौर। बिहार का राजकीय पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो। और बिहार का राज्य पुष्प है गेंदा। और बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिहार मां सीता की जन्मभूमि है और गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी है बिहार। और इसलिए बिहार एक पुण्य भूमि है। और बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना, और पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया गया। और यहां आप मैप में देख सकते हैं, यह है बिहार। और बिहार के अगल बगल में यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहां पर झारखंड और यहां पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। और एक तरफ है नेपाल देश। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। और यहां कंटेंट और क्वालिटी की दृष्टि से मैं आपको सुपर से भी ऊपर प्रोवाइड करा रहा हूं। आप क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन,
हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है और 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं एक मलयालम लेखक जिसका नाम है अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के सम्मान प्राप्त करने वाले यह लेखक, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी, तो यह व्यक्ति एकमात्र जीवित कवि है जिन्हें मलयालम का महाकवि कहा जाता है। महाकवि बोले तो महान कवि। और वर्ष 2017 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और इसीलिए आपको याद रखना है कि मलयालम का एकमात्र महाकवि जो अभी तक जीवित है, नाम है अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो कहां पर सम्मानित किया गया? कोविड-19 के चलते अपने आवास स्थल पर जाकर इस तरह का सम्मान दिया गया है। नंबूदिरी को केरल के कुमारानाल्लूर जिले में स्थित उनके निवास पर आयोजित किए गए एक विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, बड़ी बात। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप इतना जान लीजिए कि इस साल का 2019 का यह 55वां संस्करण था और भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। और अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी मलयालम साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छठे लेखक बन गए हैं। तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? वर्ष 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप को पहला यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वो भी एक मलयालम लेखक थे 1965 में। और अब तक 6 ऐसे लेखक हैं जो मलयाली भाषा से बिलोंग करते हैं और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत क्या प्रदान किया जाता है? 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांसे की प्रतिमा। क्या? वाग्देवी की कांसे की प्रतिमा और एक इस तरह का प्रशस्ति पत्र और साथ साथ 11 लाख रुपए की धनराशि इस पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। यहां इसका मीनिंग क्या होता है? सही नहीं बोले तो गलत। तो यहां हमें ढूंढना होगा कि कौन सा सेंटेंस गलत है। चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। और आपको भी पता है कि इसी पैटर्न के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चला है, खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में। लोक अदालत ऐसे मंच है जहां मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लोक अदालत में सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी भी मामले का निपटारा किया जाता है। और सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन वर्ष 1982 में महाराष्ट्र में किया गया था। यहां कुछ गलत है क्योंकि सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में किया गया था। यानी कि दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत। तो हमारा आंसर बन जाता है केवल ऑप्शन 2 है वो गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन बी। और हाल ही में यह लोक अदालत का क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया, मैंने सेट क्यों किया, तो यहां एक मजेदार किस्सा है। देखो, ओडिशा के कंधामल जिले में एक आदमी ने 20 से अधिक प्रयासों के बाद भी अपना आधार कार्ड प्राप्त करने में विफल रहने के बाद लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराई और इस मामले में अभी सुनवाई शुरू होना बाकी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति 20 से अधिक बार प्रयास करे और फिर भी अपना आधार कार्ड न मिले तो क्या होगा? लोक अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और इसीलिए सुर्खियों में आया है लोक अदालत। लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। और
यहां इनसे जुड़े हुए दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, लोक अदालत की स्थापना का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा दिया गया था? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम है P.N. भगवती ने लोक अदालत का सबसे पहले विचार दिया था। और सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन कहां और कब किया गया था? वर्ष 1982 में गुजरात में किया गया था। और वर्ष 2002 से लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया है और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेश चंद्र शर्मा। और पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है, तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में कब आया? दोस्तों 25 सितंबर 2020 को, यानी कि 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किसका स्थान लिया है? भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया है। और भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई थी। और भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान ले लिया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक सरकारी कदम के रूप में की गई है। और यहां डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए, कितने? 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसलिए आपको यह नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? दोस्तों हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे भारत देश के एक जाने माने समाजशास्त्री थे, एक अर्थशास्त्री थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे और साथ साथ एक दार्शनिक भी थे। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी। और बात करते हैं इस महानुभाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर समूचे राष्ट्र ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसीलिए हमारे इस महानुभाव को याद किया गया। क्यों? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ और जन्म स्थान है मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में इनका जन्म हुआ था। और वर्ष 1942 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो गए। कहां पर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में शामिल हो गए एक पूर्ण सदस्य के रूप में। और उन्होंने वर्ष 1940 के दशक में लखनऊ के राष्ट्र धर्म नाम से एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी। तो यहां एक और क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्र धर्म नाम से एक मासिक पत्रिका की शुरुआत करने वाले महानुभाव कौन? तो हमें याद रखना है हमारे यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत उनकी देन रही। वर्ष 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस यानी कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया। यानी कि इस साल भी 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। और अंत्योदय मिशन की भावना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। 6ठा क्वेश्चन, 5 से 9 अक्टूबर 2020 के मध्य राइज 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? दोस्तों आने वाले मंथ यानी कि 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक राइज 2020 का आयोजन किया जाने वाला है। और यह आयोजन करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके साथ नीति आयोग भी शामिल है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। जल्दबाजी में हम कभी ऐसी गलती कर सकते हैं, किसी एक ऑप्शन को हम पढ़ने के बाद तुरंत हम डार्क कर सकते हैं OMR शीट में, लेकिन चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और बात करते हैं इसी के साथ, तो राइज का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? RAISE का पूर्ण स्वरूप रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट।
जो राइज का पूरा नाम है। और इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेशन एवं सशक्तिकरण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वर्ष 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र भी है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट वो आपको याद रखने हैं। 5 से 9 अक्टूबर 2020 आयोजित होने वाला है रेज इंडिया। 7वां क्वेश्चन, कहां आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को स्थगित कर दिया गया? दोस्तों, कोविड-19 के चलते हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। जो IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा राज्य में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा राज्य। गोवा में 20 से 28 नवंबर को आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण को अगले वर्ष यानी कि जनवरी 2021 में आयोजित करने की बात की गई है, यानी कि फिलहाल स्थगित कर दिया है। और यहां देख सकते हैं यह 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में आयोजित होने वाला था, इसे स्थगित कर दिया गया। और यह घोषणा किसने की है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। उन्होंने कहा कि महोत्सव को स्थगित करने के निर्णय देश में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी के तीव्र प्रसार के मद्देनजर यह डिसीजन लिया गया है। और यहां बात करते हैं IFFI की। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1952 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई। पहली बार इस महोत्सव का आयोजन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। और हाल ही में यह 51वां संस्करण आने वाला है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य क्या है? फिल्म बनाने की कला की उत्कृष्टता को प्रस्तुत करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना इस फिल्म फेस्टिवल मनाने के पीछे का पर्पस है। 8वां क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इमेज में देख सकते हैं, नाम है मोहम्मद हुसैन रोबल। वो हाल ही में सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोमालिया। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और मोहम्मद हुसैन रोबल किसका स्थान लेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैरे का स्थान लेंगे। मोहम्मद हुसैन रोबल वो बन गए हैं सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री। तो आप मैप में देखिए, यहां पर है इंडियन सी और यहां पर है अरेबियन सी, यहां गल्फ ऑफ एडन और यहां पर है सोमालिया देश। और सोमालिया देश की कैपिटल का नाम क्या है? मोगादिशु। और सोमालिया देश की करेंसी है सोमाली शिलिंग। क्या? सोमाली शिलिंग। 9वां क्वेश्चन, सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया? हमारे रक्षा के मामले में एक और सिद्धि हमारे हाथ लगी है। हमने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण किया है हमने ओडिशा से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। लेकिन मिसाइल का परीक्षण कहां से हुआ? ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। और पृथ्वी 2 मिसाइल कितने किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है? हमारी यह पृथ्वी 2 मिसाइल है वो 350 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। और इस मिसाइल की कुछ खास बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। सतह से सतह मार करने वाली यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। परमाणु हथियार ले जा सकती है। पृथ्वी 2 मिसाइल का रात में सफल परीक्षण किया गया है, यानी कि रात में भी इसे दागा जा सकता है। 500 से 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम। 2 लिक्विड प्रोपल्शन इंजन इसमें लगे हुए हैं और मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम के कारण आसानी से मार गिराने में सक्षम है।
यानी कि वो निश्चित लक्ष्य को भेद सकती है पृथ्वी 2 मिसाइल। और इसका परीक्षण किया गया है। तो यहां पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइलें हैं वो कब से हमने शुरू की, तो पृथ्वी मिसाइल 2003 से सेना में है, जो 9 मीटर लंबी है और पृथ्वी DRDO द्वारा निर्मित पहली मिसाइल है। यह बात भी आप याद रख लीजिए। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी किसने दी? मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है हाल ही में दोस्तों राजस्थान की सरकार के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान सरकार। और राजस्थान बोले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत जी ने यह मोक्ष कलश योजना की घोषणा की है। तो मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य क्या है? हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना इस योजना का उद्देश्य है। और आगे बात बताऊं तो इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। जिन व्यक्तियों के पास मृत व्यक्ति की राख है उनके पास संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति होनी चाहिए और यह व्यक्ति इस तरह की मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। और जब बात करते हैं राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। और राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर। और हाल ही में जयपुर में पत्रिका गेट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन एक और बन गया, पत्रिका गेट कहां पर? जयपुर में। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में यू राइज नाम से एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किसने की है? यू राइज, क्या यू राइज नाम से एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत हाल ही में दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ बोले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। यू राइज पोर्टल क्यों शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों को शिक्षण, करियर काउंसलिंग और रोजगार के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए यह यू राइज पोर्टल शुरू किया गया है। और इस पोर्टल पर मौजूद ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम का फायदा राज्य के दूर दराज के क्षेत्र में मौजूद छात्र भी उठा सकेंगे। और इसीलिए यू राइज पोर्टल, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यू राइज पोर्टल की शुरुआत कहां से की? लखनऊ में। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार कार्यक्रम है। किस तरह? उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के साथ साथ एकीकृत पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह बात भी आपको याद रखनी होगी। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। वे कौन थे? SP बालासुब्रमण्यम, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वो हमारे भारत देश के एक जाने माने प्लेबैक सिंगर थे, यानी कि पार्श्व गायक। इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और हमारे इस महानुभाव के चलते बहुत से हमारे महानुभाव बोले तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है कि इस तरह के एक महान गायक हमने खो दिया है। तो SP बालासुब्रमण्यम एक जाने माने प्लेबैक सिंगर यानी कि पार्श्व गायक, जिसका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और निधन कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण चेन्नई में इस हमारे गायक का निधन हो गया। और यह व्यक्ति को कुछ सम्मान भी मिले हैं। SP बालासुब्रमण्यम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। उन्होंने एकल कलाकार के रूप में सबसे अधिक गाने गाए हैं। 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गानों में आवाज दी और 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। तो यह व्यक्ति की कुछ खास उपलब्धि कि 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गानों में अपनी सुरीली आवाज दी है। और 2016 में वर्ष की श्रेष्ठ भारतीय फिल्मी हस्ती का खिताब भी इस व्यक्ति को दिया गया। उन्हें सिल्वर पीकॉक पुरस्कार भी मिला। केंद्र सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। वे अपने प्रशंसकों के बीच पादु मनीला यानी कि गीत गुनगुनाने वाले चंद्रमा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहां भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशंसकों के बीच पादु मनीला के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, यानी कि गीत गुनगुनाने वाले चंद्रमा के नाम से प्रसिद्ध थे यह SP बालासुब्रमण्यम।
13वां क्वेश्चन, सभी ग्रामीण घरों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है? चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी को बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की योजना का नाम है सौभाग्य योजना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सौभाग्य। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, शॉर्ट में बोले तो सौभाग्य योजना के हाल ही में 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। कितने? 3 साल पूर्ण हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। कब? 25 सितंबर 2017 को। 18, 19, 20 हाल ही में 3 साल पूर्ण हुए। और सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और यहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जब प्रोवाइड किया जाता है बिजली कनेक्शन, तो देखो सौभाग्य योजना के लिए कुल 16,320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 14,000 करोड़ से अधिक की राशि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जबकि 2,295 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान शहरी क्षेत्र के लिए किया गया है। और अब तक सौभाग्य योजना के तहत 2,62,00,000 से अधिक घरों में बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और इसीलिए आपको सौभाग्य योजना के बारे में याद रखना है। और आगे बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रही कैन बेतवा लिंक परियोजना से सूखा प्रभावित किस क्षेत्र का विकास होगा? यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो यह है कैन बेतवा लिंक परियोजना। और इसी के चलते जो बुंदेलखंड क्षेत्र है जो सूखा प्रभावित है, इसको हरा भरा बनाने के लिए इस कैन बेतवा लिंक परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन ए बुंदेलखंड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है पारुल राठवा, जेसंग ठाकुर फ्रॉम गांधीनगर से, बारैया सिद्धार्थ फ्रॉम गुजरात के सूरत से, वेदांत गेमिंग, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मेनका चौधरी, जसवंत इंदारिया फ्रॉम सुरेंद्र नगर से, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। नरेश नाई और आश्री नीरव, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है परमार करीना फ्रॉम गिर सोमनाथ से, दर्शन दुधरेजिया फ्रॉम अमरेली से, प्रिया पटेल फ्रॉम बनासकांठा, लक्ष्यांक माहेरिया, वो पहली बार अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। प्रियंका बा जाडेजा, विरल गढ़वी, मीनलबा डी गोहिल, केविन मैसूरिया, जाखट प्रदीप, अर्जुन कुमार राजपूत, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आप इसी तरह आंसर लिखा करो। एक बार जो आप आंसर लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। संसद के सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? हाल ही में हमारे ओम बिरला ने यह घोषणा की है कि संसद का जो सदन है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल शब्द का यूज होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही आंसर आपको ढूंढना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और कल ही इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो आपको याद है तो ज्यादा से ज्यादा लिखिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वाकई में अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करें, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम का यूज आप करते हैं तो इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।